आज हम CGPSC मेंस के हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि CGPSC मेंस में 1400 अंक होते हैं। 1400 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें से 100 अंक हिंदी का होता है। सर्वाधिक अंक हिंदी का ही है, इसलिए हिंदी विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी में स्कोर अच्छा होता है, मार्किंग अच्छी होती है, इसलिए हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और हिंदी को अन्य विषयों की तुलना में कम तैयारी में अधिक अंक लाने वाले विषय के रूप में भी देखा जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हिंदी विषय पर चर्चा करते हैं। हिंदी विषय 100 अंकों का है। सिलेबस आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखते हैं। देखिए इस सिलेबस में 6 नंबर का अपठित गद्यांश, 6 नंबर का संक्षिप्त लेखन, 6 नंबर का हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, मुहावरे लोकोक्ति को मिलाकर 6 नंबर, वर्तनी और वाक्य शुद्धि को मिलाकर 6 नंबर तथा 10 नंबर का अनुवाद है। सामान्यतः जब हम किसी विषय की तैयारी करते हैं तो बिना देखे ही, बिना सोचे समझे ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा ठीक नहीं है। हम किसी भी चीज़ की यदि तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के पूर्व हमें उस सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस सिलेबस में क्या क्या है, उस पाठ्यक्रम में क्या क्या है, कौन कौन से तत्व शामिल हैं और उसमें कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन उस पोर्शन से, उस टॉपिक से आते हैं। सामान्यतः जैसे हम हिंदी की तैयारी करते हैं तो संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस टाइप की छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो हम परंपरागत रूप से पढ़ते आ रहे हैं, उन चीज़ों की तैयारी करते हैं और चले जाते हैं एग्जाम में। लेकिन हमें ये जो मोटे अंक हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, मोटे अंक जिनकी अभी हमने चर्चा की, अपठित गद्यांश, संक्षिप्त लेखन वगैरह, हमें इन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, इनकी प्रैक्टिस करके जानी होगी, क्योंकि इनसे हमें ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। थोड़ी सी समझ से हम हिंदी में ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले चर्चा करते हैं हम हिंदी विषय के सिलेबस पर। आपने सिलेबस ये देखा? तो पहला टॉपिक हम देखते हैं भाषा बोध। भाषा बोध, भाषा बोध 4 अंक का क्वेश्चन यहां से आता है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पिछले साल आए हैं। पिछले साल ही अपना ये वाला सिलेबस आया है, तो पिछले साल 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भाषा बोध से आए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाषा बोध है क्या। भाषा बोध में बोध शब्द है। बोध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो भाषा के संबंध में जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, वही क्या है? भाषा बोध है। तो अभी हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा के संबंध में सामान्य जो ज्ञान है वही भाषा बोध है। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? तो भाषा बोध के अंतर्गत भाषा के विभिन्न अंग, भाषा के विविध रूप तथा भाषा के विविध प्रकार को, विभिन्न अंगों में वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि आदि आदि चीजों को पढ़ेंगे। भाषा के विविध रूप में भाषा, बोली, विभाषा, भाषा के विविध प्रकारों में लिखित भाषा, मौखिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, अमानक भाषा आदि चीज़ों को हम देखेंगे विस्तार से। पहले मैं आप लोगों को टॉपिक समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कितने नंबर का आ सकता है और उसको लिखना कैसे है। तो भाषा बोध में हम सबसे पहले भाषा के विभिन्न अंगों पर चर्चा करेंगे और विभिन्न अंगों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? वर्ण से होती है। तो देखते हैं वर्ण क्या है। तो वर्ण बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है, ध्वनि। ध्वनि ही क्या है? वर्ण है। लेकिन क्या हम सभी ध्वनियों को वर्ण कह सकते हैं? जैसे मान लो मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनि, पंखे की ध्वनि, पैदल चलने की ध्वनि, मोटर कारों की ध्वनि, सभी ध्वनि वर्ण है क्या? नहीं।
तो ध्वनि कौन सी होगी? जो मानव मुख से निकली होगी। तो वर्ण की पहली विशेषता में हम देखते हैं मानव मुख से उच्चरित। ठीक है। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि क्या मानव मुख से उच्चरित सभी ध्वनि वर्ण होंगे? जैसे मैं मान लो मुख से अपने सीटी बजा दूं या हिचकी ले लूं, तो क्या ये भी वर्ण होगी? नहीं। तो मानव मुख से निकली हुई फिर कौन सी ध्वनि? सार्थक ध्वनि ही क्या होगी? वर्ण होगी। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? सार्थक ध्वनि। ठीक है। तीसरी विशेषता हम देखते हैं, तो मान लो मैं एक शब्द बोल रहा हूं राम या सीता, तो ये तो ध्वनि है, पूरा राम ध्वनि है, पूरी सीता ध्वनि है। तो पूरा राम वर्ण है क्या, या पूरी सीता शब्द वर्ण है क्या? नहीं है। तो वर्ण किसको कहेंगे? सबसे छोटी ध्वनि, वह ध्वनि जिसको हम और खंडों में विभाजित ना कर सकें, जिसको और हम तोड़ ना सकें, उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो सबसे छोटी ध्वनि कौन सी ध्वनि? सबसे छोटी ध्वनि। जैसे समझते हैं सबसे छोटी ध्वनि क्या? तो जैसे क ध्वनि का मैं उच्चारण कर रहा हूं, तो ये सबसे छोटी ध्वनि नहीं है, इसमें दो और छोटी छोटी ध्वनियां हैं, क और अ। तो ये वर्ण नहीं है, वर्ण ये है और ये है, तो सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है। तो ये अगली विशेषता हो गई। लेकिन इसको भी हम वर्ण नहीं कहते। वर्ण किसको कहते हैं? ये ध्वनि हमारे मुख से जो निकल रही है उसको लिखते किस रूप में है, उसके प्रतीक को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इन चार विशेषताओं के आधार पर वर्ण की क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। जैसे देखते हैं, परिभाषा देखते हैं अब क्या होगी। तो मानव मुख से उच्चरित सबसे छोटी सार्थक ध्वनि के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे परिभाषा? मानव मुख से उच्चरित सबसे छोटी सार्थक ध्वनि के प्रतीक को वर्ण कहेंगे, वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब कभी भी जब आप परिभाषा लिखते हैं तो उसमें उदाहरण लिखना जरूरी होता है। तो आप इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण अ, ई, क, च आदि। ठीक है। कोई भी परिभाषा लिखें तो उदाहरण देना आवश्यक होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठेगा वर्ण से, कि वर्ण किसे कहते हैं? 2 नंबर का उठेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 लाइन या 3 लाइन आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। यह फिक्स नहीं होता है कि 2 लाइन होगा कि 3 लाइन हिंदी में। तो मान लो 2 लाइन दिया गया, तो आपको फिर वही लिखना है कि मानव मुख से उच्चरित सबसे छोटी सार्थक ध्वनि के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। उदाहरण अ, ई, क, च आदि। ठीक है, ये वर्ण हो गया। अब अगला हम आते हैं वर्ण के बाद वर्णमाला में। अगला क्या है हमारा टॉपिक? वर्णमाला। अब समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जब हम कहते हैं तो आपके मन में सबसे पहला ध्यान आता है वर्णों का समूह। क्या आता है? वर्णों का समूह। वर्णों के समूह को तो वर्णमाला कहते हैं, लेकिन मान लो मैं हिंदी वर्णमाला के वर्णों को इस तरह से रखूं कि पहले क्या रखूं? अ, फिर क, फिर ई, फिर ग, फिर ल, और इस तरह से पूरे 52 वर्णों को रखूं, तो क्या ये वर्णमाला कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो वर्णमाला के लिए क्या आवश्यक है? वर्णों का समूह तो आवश्यक है, लेकिन कैसा समूह? व्यवस्थित और क्रमबद्ध। जिस तरह से वे रखे गए हैं उसी क्रम में। जैसे पहले स्वर होंगे, फिर व्यंजन होंगे, फिर विसर्ग वगैरह होगा, है ना। तो ये 52 वर्ण क्या कहलाएंगे? 52 वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाएगा? व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगी, है ना। तो अब वर्णमाला के लिए दूसरी विशेषता क्या हो गई? व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध
बद्ध। तो अब मान लो प्रश्न उठेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। 2 नंबर में 2 लाइन होगा आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण देना है तो उदाहरण जैसे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, तो ये वर्णमाला की परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के वर्णमाला पर हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा के वर्णमाला में को 3 भागों में हम देख सकते हैं। हिंदी भाषा के वर्णमाला को हम 3 भागों में देख सकते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर। तो सारे वर्णों को देखने से पहले हमें हमारे स्वर तंत्र की, या जहां से हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण तंत्र की व्यवस्था को या तंत्र को ही हमको समझना होगा। जैसे हम शंख बजाते हैं, क्या बजाते हैं? शंख। यह ऐसे शंख है, तो इधर से हम क्या करते हैं, हवा शंख में देते हैं और ये हवा जो है शंख के अंदर जाकर टकराती है और यहाँ से बाहर निकलकर ध्वनि उत्पन्न करती है। यही स्थिति हमारे भी स्वर तंत्र की है। हमारे पेट से, उदर से आती हुई वायु स्वर कोश से होते हुए मुख के रास्ते बाहर निकलती है। जैसे देखते हैं, ये नाक है आपका, उसके नीचे आपका ये मुख है, ये दाढ़ी आपका, फिर ये, तो ये मान लो यहाँ पर आपका पेट है, तो यहाँ से आती हुई वायु स्वर कोश से ऐसे होते हुए मुख से बाहर निकलती है। ठीक, तो जैसे शंख में जब ये हवा शंख के अलग अलग भागों से टकराती है तो अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। कभी शंख से मोटा आवाज निकलता है, कभी शंख से पतला आवाज निकलता है, और जिनको बजाना नहीं आता उनसे फुस भी हो जाता है, आवाज ही नहीं निकलता है ना। सेम स्थिति हमारे स्वतंत्र के साथ भी होता है। उधर से आती हुई वायु मुख के जिस भाग में टकराएगी उस हिसाब से क्या निकलेगा, उसी तरह की ध्वनियाँ निकलेंगी। जब ये वायु मुख से बाहर निकलती है तो 2 स्थितियां होती हैं। या तो आती हुई ये वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, या तो उसके मार्ग में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे समझते हैं, आप आ का उच्चारण करिए, आ। जब आपने आ का उच्चारण किया तो मुख पूरा खुला था। ऐसी स्थिति में वायु के मार्ग में कोई बाधा नहीं आई, वह सीधे निकल गई। लेकिन आप ट का उच्चारण करिए, ट। जब आपने ट का उच्चारण किया तो आपका जीभ जो है ऊपर की ओर चले गया, और जीभ के ऊपर जाने से वायु के मार्ग में क्या हुई, बाधा हुई। तो 2 स्थितियां होती हैं, या तो बाधा उत्पन्न होती है या तो बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो जब बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और जब बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर की अब परिभाषा क्या हो जाएगी। अच्छा, पहले पूरी तरीके से समझ लेते हैं, है ना। अब देखते हैं कि चूंकि स्वर का उच्चारण करते समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, सीधा मुख खोले और बंद किए। लेकिन व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर की ओर चला गया। जैसे हमने ट का उच्चारण किया तो जीभ ऊपर की ओर चले गया। अब इस जीभ को आप जीवन भर ऊपर ही चिपका के थोड़ी ना रखोगे, कभी ना कभी छोड़ोगे ही, और जैसे ही आप छोड़ोगे स्वर का उच्चारण हो जाएगा। तो इसीलिए व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए कहते हैं कि स्वर जो है स्वतंत्र वर्ण है और व्यंजन जो है वो आश्रित वर्ण है, स्वर पर आश्रित वर्ण है। तो अब पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी स्वर की। स्वर में आते हैं हम। तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण में अ, आ, ई आदि। ठीक है, ये स्वर की परिभाषा हो गई। अगला देखते हैं व्यंजन। तो फिर क्या लिखेंगे, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय
वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है व्यंजन वर्ण कहलाती हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण क ख ट ठ ड ढ आदि। लेकिन जब आप व्यंजन का उदाहरण लिखें तो ध्यान रखें आदि, तो ध्यान रखें क्या, ये हलंत चिन्ह लगाना जरूरी है। यही व्यंजन की पहचान है लिखित रूप में, है ना। ठीक, तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा हमने देखी। अब हम आते हैं स्वर के प्रकार में। तो सामान्यतः स्वर के प्रकार, जब हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की बात करें तो अनेक आधारों पर स्वर के हम प्रकार देखते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं उच्चारण में, विभिन्न स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मुख विवर की आकृति के आधार पर, जिह्वा पर वर्णों की, स्वर वर्णों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, अली जिह्वा या कौवा की स्थिति के आधार पर, आदि आदि आधार, एक मूल आधार भी है, मूल आधार पर। तो ये विभिन्न आधारों पर हम स्वर के प्रकार देखते हैं। लेकिन पीएससी का चरित्र जैसा है, उसमें आपको इन सारे आधारों पर प्रकार नहीं देखना है, आपको सामान्यतः स्वर का जो मूल प्रकार है उसे ही देखना है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है स्वर के प्रकार में, क्या देख रहे हैं हम, स्वर के प्रकार देख रहे हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर ये हैं अ, ई, उ और री। मूल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो किसी अन्य स्वर के मिलने से नहीं बने हैं, जो मूल रूप में ही हैं। दूसरा होता है संधि स्वर। इसमें आता है आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये 4 इसमें, 7 इसमें। ये जो स्वर हैं ये विभिन्न स्वरों के संधि होने से, आपस में संधि होने से बने हैं। जैसे देखते हैं आ कैसे बना है, आ कैसे बना है, अ में अ की संधि से बना है। ई कैसे बना है, ई में ई की संधि से बना है। ऐसे ही उ में उ की संधि से बना है। ए जो है अ में ई की संधि से बना है, और ओ जो है अ में उ की संधि से बना है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर, और इनको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर। तो सामान्यतः स्वर के 2 प्रकार हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर के प्रकार लिखिए, 2 नंबर में 2 लाइन होगा, तो आप केवल लिखिए सीधा क्या, मूल स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर में ये, संधि स्वर में ये। इनकी परिभाषा लिखनी नहीं है, इनकी परिभाषा हमें नहीं लिखना है, केवल मूल स्वर और संधि स्वर करके ये चीजें लिखनी है। एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं। एक होता है, अभी हमने देखा, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में यही 4 मूल स्वर के आते हैं, अ, ई, उ और रे। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में संधि स्वर के ये 7 आते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। तो चूंकि दोनों में सेम चीजें हैं, अतः हमें स्वर का यदि प्रकार पूछा जाए तो हम एक अन्य तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो प्रश्न आया, स्वर के प्रकार लिखिए 2 नंबर में, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आपके पास 2 लाइन होगा तो मैं बता रहा हूं। आप लिखिए, प्रकार करके मत लिखिए, सीधा लिखिए, या साइड में आप क्या करिए, प्रकार करके लिखिए, क्योंकि एक लाइन में प्रकार लिख देंगे तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी। और वहीं पर आप क्या करके लिखिए, पहला
मूल या ह्रस्व स्वर, फिर लिखिए अ, ई, उ, री। फिर दूसरा संधि या दीर्घ स्वर, इसमें लिखिए आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये आपका आंसर 2 लाइन में पूरा हो जाएगा। तो यह हो गया स्वर के प्रकार हुए, है ना। अब अगला आते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा हमने देखी, अब हम आते हैं व्यंजन के प्रकार में। अगला है व्यंजन। तो सामान्यतः व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। विभिन्न आधारों पर, जैसे हमने स्वर के अनेक प्रकार देखे, वैसे ही व्यंजन के भी अनेक प्रकार होते हैं। जैसे घोष मतलब नाद के आधार पर, कंपन के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, है ना, आदि आदि आधारों पर भी व्यंजन के कई प्रकार होते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को हमको नहीं देखना है, हम सिर्फ किस आधार पर देखेंगे, सामान्य आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, मैं लिख देता हूं कौन से हैं, है ना, फिर बाद में समझाऊंगा। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। ठीक है, इसमें लिख देता हूं कौन कौन से हैं। ये 5 वर्गों में है। क वर्ग, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। सब में हलंत लगाना है क्योंकि ये व्यंजन है। व्यंजन की पहचान हलंत से ही होती है। ठीक है, ये 5 वर्गों में है। इसको क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें क्या है। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, और इसमें आता है स, श, स और ह। समझते हैं क्या क्या है ना। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? टच, है ना, छूना। तो हमारे मुख के विभिन्न अंग हैं। हमारी जो मुख गुहा है, ये मान लो मुख है ऐसे, तो ये आपका होंठ हो गया। उसके नीचे क्या है? होंठ के नीचे आपके दांत है जिसमें गुटके का चिन्ह बना हुआ है ना, ये ऐसा। फिर बीच में आपका ये जीभ है लंबा वाला। फिर ये दांत के मतलब होंठ के पीछे मुख का ऊपर वाला भाग है, ये वाला। फिर यहाँ पर ये अलिजिह्वा या कौवा होता है। ठीक है, तो ये ओष्ठ हो गया, ये दांत हो गया, ये जीभ हो गया। ये ऊपर वाला भाग को 2 भाग में बांटते हैं। ये वाला जो भाग है इसको तालु कहते हैं, और ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। ये क्या कहलाता है? तालु। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा। ठीक है, ये वाला भाग मूर्धा कहलाता है, वो वाला भाग तालु कहलाता है। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न अंग आपस में स्पर्श करें, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देखिए, इनमें से हम किसको ले लेते हैं? ट को ले लेते हैं, या प को ले लेते हैं। सामान्यतः जल्दी समझ में आएगा। प, जब आप प का उच्चारण करते हैं तो आपके दोनों होंठ जुड़ जाते हैं। प स्पर्श हुआ,
ट को लीजिए, ट, तो आपके मूर्धा में, ये मूर्धा में जीभ जो है पलट कर टच करता है। तो मुख के विभिन्न अंगों में स्पर्श होने के कारण इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 5 वर्गों में है, आप देख रहे हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ क्या होता है? खाली स्थान। क्या होता है? खाली स्थान। मान लो ये 2 वस्तु हैं, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, दोनों के बीच में जो खाली स्थान है उसको हम क्या कहते हैं? अंतः। और अस्थ मतलब क्या होता है? स्थित। जैसे गृहस्थ घर में स्थित, तो अंतःस्थ मतलब अंतः खाली स्थान में स्थित। तो कौन से खाली स्थान में स्थित? तो स्वर और स्पर्श व्यंजन के बीच में जो खाली स्थान है उसमें स्थित वर्णों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। कैसे? जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंगों में स्पर्श नहीं होता, पूरी तरह से मुख खुला रहता है। जैसे आ, कहीं कोई स्पर्श नहीं हुआ। लेकिन जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंगों में स्पष्ट रूप से स्पर्श होता है। लेकिन जब हम अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो न मुख पूरी तरह से खुला रहता है और न ही मुख के विभिन्न अंगों में स्पष्ट रूप से स्पर्श होता है। मतलब ये दोनों के मध्य की अवस्था है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। जैसे य का उच्चारण करके देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, इसी कारण इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में ये आते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के विभिन्न अंगों में स्पर्श होने के लिए मुख के विभिन्न अंग पास पास आते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास आते हैं दोनों के बीच में वायु आ जाती है और उनमें स्पर्श नहीं होता। चूंकि वायु सक्रिय मार्ग से गुजरती है इसलिए गर्म हो जाती है, जिसे हम ऊष्मा कह सकते हैं। तो इन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के सामान्यतः ये 3 प्रकार हो गए: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, है ना। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यंजन के प्रकार लिखिए। 2 नंबर में मान लो आपके पास 2 लाइन हुआ, तो कैसे लिखेंगे? देखते हैं। तो आपके पास 2 ही लाइन होगा, तो प्रकार मत लिखिए, सीधा प्रकार लिख दीजिए या प्रकार लिखिए किनारे में और वहीं से स्टार्ट करिए, है ना। प्रकार। अब लिखिए पहला स्पर्श व्यंजन। आपको लाइन लंबी मिलेगी तो घबराने वाली बात नहीं है, लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखिए? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये आपकी एक लाइन में ही आ जाएगा, यहाँ मैं 2 लाइन में लिख रहा हूं, है ना। त, थ, द, ध, न और फिर प, फ, ब, भ, म। एक लाइन में इनको आपको लिखना है, मैं 2 लाइन में लिखा हूं। दूसरा प्रकार आप लिखिए अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। फिर तीसरा लिखिए ऊष्म व्यंजन। श, श, स और ह। ठीक है, तो 2 लाइन में आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मान लो ये 3 लाइन दिया है, तो आप क्या करिए? या तो इसको 2 लाइन में लिख लीजिए और इनको 1 लाइन में, या तीनों को एक एक लाइन में लिख लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका व्यंजन के प्रकार। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा से और प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब व्यंजन से अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे? तो हमने देखा व्यंजन के स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हमने देखा। ठीक है,
तो क्वेश्चन आ सकता है स्पर्श व्यंजन को लिखिए, तो आपको इन पांचों वर्गों को लिखना है। अंतःस्थ व्यंजन को लिखिए तो इनको लिखना है, उष्म व्यंजन को लिखिए तो इनको लिखना है ना। फिर देखते हैं कि जो ये स्पर्श व्यंजन है उनके पांचवें जो वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें वर्ण हैं, ये और ये, इनके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नासिक्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक्य वर्ण कहते हैं। तो नासिक्य वर्ण लिखे आया तो आप क्या लिखेंगे, अंग, य, ण, न और मा, सब में हलंत लगा दीजिए। तो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं अयोगवा। अगला क्या देखते हैं, अयोगवा। तीन वर्गों में हमने रखा था, उसमें से एक है अयोगवाह। अयोगवाह में क्या आता है, अनुस्वार, ये लाइन के ऊपर जो हम बिंदु लगाते हैं, और विसर्ग, ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह कहने का कारण ये है, जैसे सत्य को उल्टा क्या होता है, असत्य, तो अ का अर्थ क्या होता है, नहीं है सत्य जो, और योग मतलब जुड़ना, और वाह मतलब वहन होना। जो बिना जुड़े ही वहन होते रहता है उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है, ये समझने के लिए परिभाषा अलग तरीके से लिखनी है हमको। कैसे बिना योग हुए, तो समझते हैं कि जैसे ये क्या है, क व्यंजन है और ई स्वर है। स्वर और व्यंजन आपस में जुड़े, इनके रूप में परिवर्तन हो गया, इस तरह से दोनों योग हो गए, दोनों का योग हो गया। लेकिन जब हम अ और उसके पश्चात विसर्ग रखें तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, सीधा ये उसी रूप में लिखा जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बिना योग हुए जिसका वहन होते रहता है उसको क्या कहते हैं, अयोगवाह। लेकिन परिभाषा हमें दूसरी तरीके से लिखनी है। क्या, तो परिभाषा इसमें लिखनी है कि वे वर्ण जो न स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो वर्ण न स्वर के अंतर्गत आते हैं न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ण और वर्णमाला, स्वर व्यंजन के प्रकार और अयोगवाह। इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। मैं हिंदी की कंप्लीट क्लास आप तक वीडियो के द्वारा पहुंचाऊंगा, तो देखते रहें। ठीक है।